दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपको मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दे रहे हैं। इनको अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा और फिर इनको पढ़ लेना, नोट कर लेना। जो इसमें आते होंगे उनको कम ध्यान दीजिएगा, जो नहीं आ रहे होंगे उनको अलग नोट करके फिर इनको एक बार रिवीजन कर लेना। और परीक्षा में आपको घबराना नहीं है, परीक्षा हाल में घबराना नहीं है, परीक्षा से घबराना नहीं है, क्योंकि आपने इतना तैयारी किया है, इतना पढ़ा है अच्छे से, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कहते हैं कि थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ऐ ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। तो जीतना है किसी भी कीमत पर, और इसीलिए हम आपकी जीत के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको आइए देखते हैं। जैसे इसमें है एस का सिद्धांत, ये दूसरे रूप में है, ये आप पढ़े हैं। और एस का सिद्धांत जैसे दे दे तो किसने दिया, तो ध्यान रखना स्टैनले हॉल ने ही दिया है। क्योंकि स्टॉर्म, स्ट्रेस और स्ट्राइफ, इन स्टॉर्म यानी आंधी तूफान की जो अवस्था है, किशोरावस्था को स्टैनले हॉल ने ही कहा है। उसी को 3 वर्ड एस का भी नाम दिया जाता है, तो इसलिए इसको हमने दूसरे रूप में लिख दिया है, जिससे कि आपको कन्फ्यूजन वहाँ ना हो अगर पूछ लें। एंडोल्सन्स इनकी पुस्तक का नाम है। इसी प्रकार से मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला उन्ट ने जो है कहाँ खोली, ये यूनिवर्सिटी ध्यान रखिएगा, तो लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में खोली थी। और इनका अब जो इसमें नया नाम है यानी यही लिप्जिंग यूनिवर्सिटी का, वो कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी कहते हैं। और इनको संरचनावाद का जनक या संरचनावाद की संकल्पना इन्होंने दी थी, और उसमें इन्होंने चेतना को महत्वपूर्ण माना था। आगे देखें, जैसे गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला या किसने रखी, तो ये मैक्स वर्दिमर ने रखी थी। संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो स्मृति से है। स्मृति का संबंध पूछ लेते हैं कि संघनन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो स्मृति से संबंधित है। क्योंकि इसमें स्मृति जो होती है, स्मृति में हर चीज़ की वस्तुओं का संघनित होता चला जाता है, इकट्ठा होता चला जाता है। इसका सिद्धांत स्मृति से है। बैटरी बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। और बुद्धि जैसे पूछ ले कि बैटरी का संबंध किससे है, तो बैटरी का संबंध बुद्धि परीक्षण से है। इसी तरह से भाटिया बैटरी हैं, और तमाम अपने भारत में भाटिया बैटरी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये हम नोट्स में पहले दे चुके हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना। फिर है अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया है, ये स्किनर ने दिया है। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि छोटे छोटे पदों में विभाजन करना। फिर सक्रिय सहभागिता, यानी कोई भी टॉपिक अगर या कोई पाठ पढ़ाना है तो उसको पहले छोटे छोटे पदों में बांट करके फिर सक्रिय सहभागिता यानी बच्चों की सक्रिय सहभागिता हो उसमें। फिर स्वगति का सिद्धांत, फिर उसमें बच्चा स्वगत यानी अपने आप उसको देखे, पढ़े, समझे। और उसके बाद स्वपरीक्षण, फिर उसका अपना परीक्षण करे कि हम कितना सीखे हैं। और फिर प्रतिपुष्टि, फिर उसका फीडबैक यानी कि तुरंत उसका मूल्यांकन हो जाए। तो ये सब जो 4 इसमें कितने 1 2 3 4 5 चरण जो बताए हैं, हो सकता है इससे पूछ ले कि अभिक्रमायोजित अधिगम का जो प्रत्यय स्किनर ने दिया उसका अंतिम चरण क्या है, तो प्रतिपुष्टि। प्रथम चरण क्या है, छोटे छोटे पदों का विभाजन। द्वितीय चरण, तो इससे भी ध्यान रखिएगा। फिर है संवेग अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। ये किसका कथन है, ये जेम्स लैंग सिद्धांत पर आधारित है। तो ये कथन क्या, इसको सिद्धांत के रूप में ज़्यादा ध्यान रखिएगा, सिद्धांत पर आधारित है। यानी इसमें ये कहा गया है कि संवेगात्मक क्या कहते हैं, संवेग अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। तो जैसा व्यवहार होगा वैसा संवेग उत्पन्न होगा। यानी जैसे भय, क्रोध, प्रेम, ये सब जो संवेग हैं ये व्यवहार के आधार पर उत्पन्न होते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है जेम्स लिंग सिद्धांत। इन्होंने ये बात कही थी और उसी पर इन्होंने अपना विचार भी दिया था। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक रॉबर्ट हेविंगहॉर्स्ट है, ये ध्यान रखिएगा। हम भले ही आपको स्पीड में थोड़ा बता रहे हो, क्योंकि जो है अब आपको केवल टू द पॉइंट ही पढ़ना है, ज़्यादा व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके परीक्षा में आएगा या आ सकता है वही हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। जैसे एक कथन यहाँ पर देखें, किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, रास का है कथन। बाल्यावस्था को छद्म या मिथ्यावस्था, ये भी रास ने कहा। तो ये किशोरावस्था को कहा है और ये बाल्यावस्था को कहा, तो हर अवस्था को अलग अलग इन्होंने नाम दिया है। इसके बाद वाइगोत्स्की के संज्ञान सिद्धांत पर आधारित पारस्परिक अधिगम, ये ध्यान रखिएगा। पारस्परिक अधिगम भी कहते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया भी कहते हैं। इसमें बच्चा क्या होता है कि एक दूसरे से बच्चा सीखता है समाज में। पारस्परिक
इसीलिए इसको पारस्परिक अधिगम भी कहते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया भी कहते हैं। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम की समग्र प्रक्रिया के लिए प्रतिरूपण या मॉडलिंग शब्द का प्रयोग किया है। तो प्रतिरूपण या मॉडलिंग मतलब इसमें बच्चा किसी अन्य को देख करके फिर उसकी चीज़ों को सीखता है। जैसे नेता हो गए या नेत्री हो गई, तो इनको देख करके उन्हीं की जैसी एक्टिविटी करना या कोई अन्य चीज़ को देख लेना और फिर उसी के अनुसार कार्य करना। तो इस तरह से इसमें प्रतिरूपण यानी मॉडलिंग के ध्यान रखिएगा, इसका शब्द का प्रयोग बंडूरा ने किया है। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षा में 10 कार्ड होते हैं, 5 काले और 5 काले एवं सफ़ेद होते हैं, 5 अन्य रंगों के होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हम सीट में और भी तमाम दिए हैं, वहाँ पे ये पढ़ लीजिएगा। प्रेरणा का प्रबलन सिद्धांत, ये हल ने दिया है। प्रेरणा का प्रबलन सिद्धांत ये CL हल का है। स्फूर्ति अवस्था बाल्यावस्था को कहा जाता है, यानी सबसे ज़्यादा स्फूर्ति बच्चों में कहाँ पाई जाती है, किस अवस्था में पाई जाती है, तो बाल्यावस्था में पाई जाती है। बुद्धि का आर्मी अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर देखें बुद्धि का आर्मी अल्फ़ा परीक्षण जो है शाब्दिक समूह परीक्षण कहते हैं। और इस तरह एक अल्फ़ा परीक्षण ये आर्मियों के लिए 1914 के प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था, इसलिए इसका नाम आर्मी रखा गया, आर्मी अल्फ़ा शाब्दिक समूह। एक बीटा हुआ करता था जिसमें शब्द परीक्षण नहीं होता था, केवल उसको शारीरिक रूप से सक्षम हो तो उनकी भर्ती उसी रूप में कर ली जाती थी। और ये अल्फ़ा जो है जो पढ़े लिखे अधिकारियों के लिए भर्ती होती थी, उसमें इसका प्रयोग होता था। अंतर व्यक्ति भिन्नता क्या है? अंतर व्यक्ति भिन्नता ये ध्यान रखिएगा, जब 2 व्यक्तियों से गुणों की तुलना की जाए तो वहाँ अंतर वैयक्तिक होता है। जैसे मोहन का व्यक्तित्व एवं बुद्धि लब्धि सोहन से भिन्न है, तो यहाँ 2 व्यक्तियों से तुलना कर रहे हैं तो अंतर व्यक्ति भिन्नता कहलाएगी। और अंतः व्यक्ति भिन्नता क्या है? जब एक ही व्यक्ति के गुण दोषों को बताया जाए तो वो अंतः व्यक्तिक भिन्नता होगी। जैसे मोहन निर्दयी से ज़्यादा दयावान है, तो यहाँ पर एक ही व्यक्ति के गुणों की या गुण दोष को बताया जा रहा है। फिर है अंतर्मुखी बहिर्मुखी उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग ने किया है। सर्वश्रेष्ठ मापन अनुपात मापन कहा गया। हमने मापन कितने होते हैं ये पहले ही शीट में हम आप लोगों को दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। और मापन कितने होते हैं तो वहाँ पर हमने इसकी चर्चा की है। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत ये मैस्लो ने दिया है। इन्होंने कितने भाग बताए हैं ये ध्यान रखिएगा। अंतिम चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण पूछा जा सकता है। 1 2 3 4 और 5 चरण इसके बताए हैं। इसको 2 भागों में बांटा है। पहला जो ये है कि निम्न स्तरीय मांग, निम्न स्तरीय जो मांग होती है तो निम्न स्तरीय मांग है ये क्यों? क्योंकि ये मैस्लो का त्रिभुज भी इसको कहते हैं। इन्होंने कहा कि जो आवश्यकता है तो आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर मैस्लो ने यहाँ ये बताया है कि जो बच्चे की या मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो 2 तरीके की होती है। एक निम्न स्तरीय मांग होती है और दूसरी उच्च स्तरीय मांग। निम्न स्तरीय मांग में जैविकीय मांग में ये होता है भूख प्यास आवास कपड़ा ये सब होते हैं। सुरक्षा में से आवास है, रहना है। सामाजिक मांग में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो समाज से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, तो ये निम्न स्तरीय में बांटा गया है। और उच्च स्तरीय में सम्मान की मांग और आत्मसिद्धिकरण मतलब ये है कि जो आप बनना चाहते हैं या करना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं वही कार्य करें। तो इस ऐसे लोग जो करना चाहते हैं या बनना चाहते हैं और वो 5% ही लोग कर पाते हैं। जो सोचते हैं कि हम ये बने, जैसे किसी को बनना है कि हम IAS बने, तो 5% ही लोग ऐसे होते हैं जो 5% IAS बन पाते हैं। बाकी सोचते बहुत लोग हैं, करते बहुत लोग हैं, लेकिन कर नहीं पाते क्योंकि अंत तक वो अपने आप को उस मुकाम पर उसको अस्थायी रूप से रख नहीं पाते हैं, वो विचलित हो जाते हैं। इस तरह से ये कहा कि ये उच्च स्तरीय मांग है जो सब लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो 2 भागों इसीलिए इसको मानवीय आवश्यकता सिद्धांत भी कहा जाता है। ये मैस्लो का है, ध्यान रखिएगा। तो आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत का पहला चरण क्या है? जैविकी मांग। दूसरा क्या है ये? तीसरा अगर पूछे तो अंतिम अगर पूछे तो आत्मसिद्धिकरण है। कितने चरण बताएं? 1 2 3 4 5 चरण हैं और इनको ध्यान रखिएगा। मानवीय आवश्यकता सिद्धांत भी कहते हैं और आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में हम
अब ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में हम इससे आगे के कुछ पॉइंट आपको और देंगे। तब तक के लिए इसको देखिए, सुनिए और पढ़िए। नमस्कार।